सेल डिवीजन। क्या है चैप्टर? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। इसमें हमको पढ़ना है समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ना है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन या इसी को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। अब ये माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस एम फेज में चल रहा है। एम फेज या विभाजन अवस्था 3 प्रकार से संपन्न हो सकती है। कौन कौन से? या तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या आसूत्री विभाजन। तो इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो समसूत्री विभाजन शरीर की समस्त कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। इसमें होता है कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका या वेजिटेटिव सेल्स में संपन्न होता है। मतलब कि जनन कोशिकाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बची हुई शरीर की समस्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कायिक। और उन समस्त कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की सबसे पहले खोज की थी वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने। किसने की थी? सबसे पहले फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को खोजा था जंतु कोशिकाओं में। किसमें खोजा था? जंतु कोशिकाओं में। लेकिन अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन को खोजा था स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर। किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर। पादप कोशिका में। क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा हमको आंसर देना है। अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में किसने खोजा था समसूत्री विभाजन? फ्लेमिंग ने। और अगर ये पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर। और अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं पूछा गया कि जंतु या पादप वर्ग, कैसा पूछा गया सबसे पहले समसूत्री विभाजन को किसने खोजा, तो आंसर ज्यादा सही हमको फ्लेमिंग लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट में स्ट्रासबर्गर भी है तो दोनों में से ज्यादा सही कौन सा? फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें एक टूएन कोशिका से 2 टूएन कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 टूएन कोशिकाएं। तो एक द्विगुणित कोशिका से 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। जिस कोशिका से बनती हैं या जो कोशिका विभाजित होती है उसको बोला जाता है मातृ कोशिका। क्या बोला जाता है? मातृ कोशिका। इंग्लिश में मदर सेल बोला जाता है। और जो कोशिकाएं विभाजित होने के बाद उत्पन्न होती हैं उनको बोला जाता है संतति कोशिका। क्या बोला जाता है? संतति कोशिका। या इसी को बोला जाता है पुत्री कोशिका या इंग्लिश में डॉटर सेल्स। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो आकार में और आकृति में मातृ कोशिका के समान होती है एवं गुणसूत्रों की संख्या भी मातृ कोशिका के समान होती है। ठीक है, इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन जो है ये इसमें 2 घटनाएं हैं। कौन कौन सी 2 घटनाएं? अरे एक कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन। और दूसरी घटना साइटोकाइनेसिस मतलब केंद्रक द्रव्य का विभाजन। केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य का गलत बोला। इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब इसमें हमने कल देखा
कि कैरियोकाइनेसिस जो स्टेज है ये कितने चरणों में, कितनी अवस्था में पूरी होती है? 4 चरणों में पूरी होती है। और वो 4 चरण का नाम है P M A T। PMAT। P मतलब है प्रोफेज अवस्था, कौन सी है? और M मतलब कौन सी है? M मतलब मेटाफेज, कौन सी? और तीसरा A मतलब एनाफेज, और चौथा टीलोफेज। टी मतलब टीलोफेज। तो ये कैरियोकाइनेसिस जो है 4 चरणों में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज अवस्था को हिंदी में बोला जाता है पूर्व अवस्था या पूर्वावस्था। बोला जाता है मेटाफेज अवस्था को हिंदी में ये प्रोफेज को हिंदी में पूर्वावस्था बोला जाता है, मेटाफेज को हिंदी में मध्यावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यावस्था। और एनाफेज को बोला जाता है हिंदी में पश्चावस्था। क्या बोला जाता है? पश्चावस्था। और इसको बोला जाता है अंत्यावस्था, हिंदी में अंत्यावस्था। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो इसको समझने के लिए तो हम देख रहे हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में भी पहला स्टेप, पहला चरण हम प्रोफेज को देखते हैं। प्रोफेज अवस्था या इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पूर्वावस्था। इस प्रोफेज अवस्था में क्या होता है वो देखते हैं। ये कंडीशन होती है इसमें प्रोफेज में। ये सेंट्रियोल है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रिका है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर, गुणसूत्र है, या क्रोमेटिन भी हम बोल सकते हैं। गुणसूत्र चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है प्रोफेज अवस्था में। सबसे पहले तो जो क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल खुलने लगता है इसमें प्रोफेज अवस्था। और क्रोमेटिन जाल खुलता है तो क्रोमेटिन धागे अलग अलग होने लगते हैं। क्रोमेटिन जाल खुलने से क्रोमेटिन धागे सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। या यूँ कहें कि इनकी जो सेंट्रोमियर है वो स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है दो जोड़ी, सेंट्रोसोम जो है दो जोड़ी सेंट्रियोल में विभाजित हो जाता है और सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, और दोनों विपरीत ध्रुवों के जो सेंट्रियोल हैं उनके बीच में ये तर्कतंत्र का निर्माण हो जाता है या स्पिंडल फाइबर बनने लगता है।
कर्कु तंतु का निर्माण होने लगता है। साथ ही साथ इसी अवस्था में तो मुख्य लक्षण इसका, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं, मतलब गायब होने लगते हैं प्रोफेज अवस्था में। तो कौन कौन गायब होने लगता है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों विलुप्त हो जाते हैं इसी अवस्था में। और ये प्रोफेज अवस्था कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। इन चारों में सबसे लंबी कौन सी है? प्रोफेज अवस्था। ठीक है, क्लियर समझ में आया? अरे क्लियर है? इसके बाद हमारी अगली अवस्था है मेटाफेज अवस्था। है मेटाफेज अवस्था या इसको बोला जाता है मध्य अवस्था। इस मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र क्या है और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं मेटाफेज अवस्था में और ठीक मध्य में स्थित हो जाते हैं, ठीक बीचों बीच। इसी अवस्था में ठीक बीचों बीच में गुणसूत्र आकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं, जिसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। क्या बोला जाता है? मेटाफेज प्लेट। बीचों बीच में इकट्ठे हो जाते हैं गुणसूत्र, इसको और मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा स्पष्ट नजर आते हैं गुणसूत्र। इसी अवस्था में गुणसूत्रों की गिनती की जाती है और इसी अवस्था में गुणसूत्रों का मापन भी किया जाता है। साथ ही साथ इस अवस्था में गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है, एक और सेंट्रोमियर केंद्र में आ जाता है और एक और जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रियोल से जुड़ा होता है। ठीक है, और एक तरफ किससे जुड़ा है? गुणसूत्र से जुड़ा। ये कर्कु तंतु, सॉरी कर्कु तंतु एक और गुणसूत्र से जुड़ा होता है और एक और सेंट्रियोल से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली अवस्था है, कौन-सी है? एनाफेज अवस्था, या इसी को बोला जाता है पश्चावस्था। इस एनाफेज अवस्था का मुख्य लक्षण है सेंट्रोमियर का विभाजन। क्या है मुख्य लक्षण? इस अवस्था में, एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, मतलब कि जो गुणसूत्र होता है वो अर्ध गुणसूत्र में डिवाइड हो जाता है। गुणसूत्र टूटकर अर्ध गुणसूत्र बन जाता है। सेंट्रो में बीच में सूट टूटता है, ये ऐसा गुणसूत्र था हमारा। ठीक है, अब ये बीच में सेंट्रोमियर था, यहाँ से कट हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये पलट करके विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो एनाफेज अवस्था का मुख्य लक्षण है सेंट्रोमियर का विभाजन। क्या है? सेंट्रोमियर का विभाजन। सेंट्रोमियर से विभाजित हो जाता है और गुणसूत्र जो है अर्ध गुणसूत्रों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आधा गुणसूत्र इधर और आधा गुणसूत्र इधर, इसको बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र। ये अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? किस अवस्था में? एनाफेज। और एनाफेज अवस्था को इन सभी अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था बोला जाता है। ठीक है, जल्दी शीघ्र कम ये हो जाती है।
तो सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज अवस्था का मुख्य लक्षण है। तो अभी तक यहाँ तक, इसके बाद लास्ट अवस्था हमारी है, कौन सी है? टीलोफेज। टीलोफेज अवस्था, या इसको हिंदी में बोला जाता है अंत्या अवस्था। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है। टीलोफेज अवस्था में जो अर्ध गुणसूत्र हुए थे इससे पहले एनाफेज अवस्था में, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगे थे, और इस अवस्था में फाइनली वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं विपरीत ध्रुवों पर, ये पहुंच गए। ठीक है। और फाइनली अगर देखा जाए तो इसी अवस्था में टीलोफेज अवस्था में, जो फर्स्ट स्टेज हमारी प्रोफेज अवस्था में, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो गए थे, तो दोबारा से प्रकट हो जाते हैं, तो दोबारा से आ जाते हैं। तो ये हमारा ये आ गया केंद्रक झिल्ली, और ये केंद्रिका भी हमारा इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा? और इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। अर्ध गुणसूत्र हैं, ये आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब ये हमारा इस प्रकार पूरा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब होगा हमारा दूसरा चरण साइटोकाइनेसिस। कौन सा होगा? अब देख लीजिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसका विभाजन, तो ये केंद्रक का विभाजन तो हो चुका। अरे एक केंद्रक से दो बन गए कि नहीं? ठीक है। अब हमको एक कोशिका से दो कोशिका बनाना है, इसलिए हमको कोशिका द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा। तो इसकी दो मेथड होती हैं, दो मेथड से ये होता है संपन्न साइटोकाइनेसिस। अगर जंतु में संपन्न हो रहा है तो उसमें एक मेथड है खांच मेथड, खांच विधि के द्वारा ये एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। या यूँ कहें कि साइटोकाइनेसिस संपन्न होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। और दूसरा पादप में अगर देखें, प्लांट में एक मेथड है जिसको बोला जाता है कोशिका पट्टी विधि। क्या बोला जाता है? कोशिका पट्टी विधि। गोल्जी बॉडी से निर्मित जो पदार्थ हैं वो मध्य केंद्र पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके द्वारा बनते हैं। तो इन दोनों को भी हम देख लेते हैं कि कैसे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज टीलोफेज का चित्र है। अब इसमें हमको कराना साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जब इसमें होता है, तो अगर मान लीजिए ये जंतु कोशिका है, तो इसमें कौन सी विधि होगी? खांच विधि। खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो क्या होता है खांच विधि में, यहाँ से कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, फोल्ड बनाना या खांच बनाना, अंतर्गलन अंदर की तरफ ये फोल्ड बनाना स्टार्ट करती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये फोल्ड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, या यूँ कहें कि परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जाके फाइनली एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की समान होती है। हो गया समझ? और अगर पादप की हम बात करें तो इसी चित्र से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर पादप कोशिका होती, तो पादप कोशिका में क्या होता है, ये मेथड पादप कोशिका में कोशिका पट्टी विधि, मतलब ये है कि गोल्जी का जो कोशिका में होता है, हम उधर भी पढ़ चुके हैं, उससे निर्मित जो पदार्थ हैं वो यहाँ पर इकट्ठे बीच में केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं, और एक संरचना बनाते हैं कठोर, जिसको बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट संरचना केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? उसमें परिधि से केंद्र की ओर जा रही है, इसमें केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती बढ़ती जाती है, और इस प्रकार ये एक कोशिका से फाइनली दो कोशिकाएं समझ में आए? पट्टी के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार हमारा समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। क्लियर है? अरे सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। जी सर।